19 जुलाई 1985 उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का एक छोटा सा गांव। शाम ढल चुकी थी। गांव की कच्ची गलियों में सन्नाटा था, लेकिन एक घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। कुछ लोग रो रहे थे, कुछ धीमी आवाज में बात कर रहे थे और कुछ लोग बार बार घर के अंदर झांक रहे थे। उस घर में एक महिला पड़ी हुई थी, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर, और गांव के लोग मान चुके थे कि अब वो कभी भी नहीं उठेगी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। घर की महिलाएं अंतिम संस्कार की तैयारी कर रही थी। किसी ने उसके हाथों में चूड़ियां पहनाई, किसी ने उसके माथे पे सिंदूर लगाया, और तभी अचानक कमरे के अंदर से चीख सुनाई दी, इतनी तेज कि बाहर खड़े लोग भी घबरा गए। फिर दूसरी चीख, फिर तीसरी, और कुछ ही सेकंड्स में लगभग 20 महिलाएं भागती हुई कमरे से बाहर निकली। किसी का चेहरा सफेद पड़ चुका था, किसी के हाथ कपकपा रहे थे, और कुछ तो डर के मारे बोल भी नहीं पा रही थी। गांव वालों ने पूछा क्या हुआ अंदर, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा था। फिर एक बुजुर्ग महिला कांपती हुई आवाज में बोली, वो वापस आ गई है। और सन्नाटा सा छा गया। वापस? कौन वापस आ गया? और अगर वापस आया है तो गया कहाँ था? उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि ये घटना आने वाले वर्षों में दुनिया के सबसे पॉपुलर मिस्टीरियस मामलों में गिनी जाएगी। पति, परिवार और अपने छोटे से बच्चे के साथ उसकी एक नॉर्मल सी लाइफ चल रही थी, लेकिन अचानक उसके बिहेवियर में बदलाव आने लगा। वो कभी कभी घंटों तक शून्य में घूरती रहती, कभी अचानक बेहोश हो जाती, कभी उसकी आंखें उल्टी हो जाती, और कभी उसके हाथ उल्टे हो जाते, कभी वो दांत कटकटाती, और कभी वो ऐसी आवाजें निकालती कि जिसे सुन के सभी लोग डर जाते। शुरुआत में लोगों ने सोचा कि कमजोरी होगी, फिर सोचा कि कोई बीमारी होगी, लेकिन जब ये घटनाएं बढ़ने लगी तो पूरे गांव में ये चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोग कहने लगे कि उसके अंदर आत्मा का साया है, कुछ लोग बोले कि कोई बुरी शक्ति उसके पीछे है। सबसे अजीब बात अभी बाकी थी। एक दिन अचानक उसी अवस्था में उसने एक बात कही, एक ऐसी बात जिसे सुन के उसके परिवार की नींद उड़ गई। उसने कहा, मैं 3 दिन बाद मर जाऊंगी। घर वालों ने पहले तो इसे बकवास समझा, किसी ने मजाक माना और किसी ने बीमारी का असर। लेकिन 3 दिन बाद वही तारीख आई, 19 जुलाई 1985। सुबह सब कुछ नॉर्मल था, दोपहर भी नॉर्मल थी। शाम को जब सुमित्रा अपनी पड़ोसन से बात कर रही थी, तभी अचानक सुमित्रा ने अपने सर को दोनों हाथों से पकड़ा। उसकी सांसें तेज हो गई, वो कटकटाने लगी, वो लड़खड़ाई और फिर जमीन पे गिर पड़ी। घरवाले दौड़ के उसके पास पहुंचे, उसकी नब्ज चेक की गई, फिर डॉक्टर को बुलाया और कुछ ही देर के बाद उसे डेड घोषित कर दिया गया। पूरा परिवार टूट गया, रोना पीटना शुरू हो गया। गांव वाले इकट्ठा हो गए और फिर वही घटना हुई जिससे हमने इस कहानी की शुरुआत की थी। कमरे से चीखें आई, महिलाएं भागी, किसी ने कहा वो वापस आ गई है। और जब लोगों ने हिम्मत करके अंदर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस महिला को कुछ ही मिनटों पहले डेड घोषित कर दिया गया था, वो गहरी सांसें ले रही थी, उसकी आंखें खुल चुकी थी, वो बैठ गई थी। लेकिन कुछ तो गलत था, बहुत गलत, क्योंकि वो अपने आसपास मौजूद किसी भी इंसान को पहचान नहीं रही थी, ना अपने पति को, ना अपने बच्चे को, ना अपने सास ससुर को। वो बार बार एक ही सवाल पूछ रही थी, मैं कहाँ हूँ, तुम लोग कौन हो? सबने सोचा कि शायद मौत के सदमे से उसकी याददाश्त चली गई है, लेकिन अगले कुछ दिनों में उसकी स्थिति और भी अजीब होती गई। वो अपने घर से भागने की कोशिश करती और कहती, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे मेरे घर जाना है। और जब लोग पूछते कि कौन सा घर, तो वो जवाब देती, मेरा असली घर। लेकिन असली झटका तब लगा जब उसने पहली बार अपना नाम बताया। वो बोली, मैं सुमित्रा नहीं हूँ। कमरे में जैसे सन्नाटा सा छा गया। फिर उसने कहा, मेरा नाम शिवा त्रिपाठी है। ये नाम गांव में कभी भी किसी ने नहीं सुना था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब शुरू होता है सबसे मिस्टीरियस पार्ट। सुमित्रा, जो कभी भी स्कूल नहीं गई थी, वो अचानक पढ़ने लगी, लिखने लगी
उसकी लैंग्वेज बदल गई, उसके शब्द बदल गए, उसका बिहेवियर बदल गया, उसकी पसंद और नापसंद बदल गई। यहाँ तक कि उसने अपने परिवार के साथ खाना खाने से भी इनकार करना शुरू कर दिया, जैसे वो कोई और इंसान बन चुकी हो। और फिर उसने कुछ नाम लेने शुरू किए, दिव्यापुर, ऐसे नाम। धीरे धीरे उस महिला की बातें गांव से बाहर निकलने लगी। वो एक दूसरे शहर की बात करती, कुछ अनजान लोगों की बात करती, कभी किसी पिताजी का जिक्र करती और कभी 2 बच्चों का। लेकिन फिर एक दिन गांव में एक अजनबी आया, मध्यम उम्र का एक आदमी। उसने अपना नाम राम सिया त्रिपाठी बताया और कहा कि मैं उस महिला यानी सुमित्रा से मिलना चाहता हूँ। वो दौड़ के उस आदमी के पास पहुंची और उसे कस कर गले लगा लिया। वो फूट फूट के रोने लगी और कमरे में मौजूद जितने भी लोग थे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है, क्योंकि ये वही महिला थी जो पिछले कुछ दिनों से अपने पति और अपने बच्चों को तक पहचानने से इनकार कर रही थी। लेकिन इस अजनबी इंसान को देखते ही वो ऐसे रो रही थी जैसे कोई वो अपना हो। उसने रोते हुए कहा, आप आ गए? मुझे पता था आप आएंगे। इसे सुनकर सभी स्तंभ थे, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। उस आदमी ने अपनी जेब से एक पुरानी बुक निकाली। उसने वो फोटो सावित्री के सामने रखी और पूछा, क्या तुम इनमें से किसी को भी पहचानती हो? उस महिला ने फोटो हाथ में ली और नजर डाली और एक एक करके तस्वीर में मौजूद सारे लोगों के नाम बताने शुरू कर दिए। सिर्फ नाम ही नहीं, रिश्ते भी, निकनेम भी, पुरानी घटनाएं भी और यहाँ तक कि किससे झगड़ा हुआ था ये भी। और फिर उसकी नजर फोटो में मौजूद एक महिला पे जाके रुक गई। अचानक उसके चेहरे का भाव बदल गया। डर, गुस्सा और दर्द तीनों एक साथ दिखाई देने लगा। उसने कांपती ही उंगली से फोटो की तरफ इशारा किया और कहा, यही है। कमरे में मौजूद लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। यही है जिसने मुझे मार डाला था। इस बात को सुन के कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया कि लोगों को अपनी सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। और तभी पहली बार उस अजनबी इंसान ने अपनी पहचान बताई। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो उस लड़की का पिता था जिसका नाम ये महिला पिछले कई दिनों से ले रही थी। फिर उसने अपने पिछले जीवन के बारे में बात करनी शुरू की। उसने बताया कि उसका नाम शिवा त्रिपाठी था। वो पढ़ी लिखी थी, उसकी शादी हो गई थी, लेकिन शादी के बाद उसके जीवन में बहुत सारा स्ट्रगल शुरू हुआ। घर में तनाव था, झगड़े होते थे, दहेज को लेकर बहुत विवाद होता था हस्बैंड और उसकी फैमिली से। 18 मई 1985 को शिवा का झगड़ा होता है उसके ससुराल वालों से और उसकी ननद ने उसको उसी झगड़े में मार डाला। लेकिन अब 2 महीने के बाद जब उसके पिता को पता चलता है कि एक दूसरी महिला ये दावा कर रही है कि वो शिवा है, तो वो उससे मिलने पहुंचे। और ये मामला इतना बड़ा हो गया था कि इसकी चर्चा भारत से बाहर तक पहुंच गई। कुछ समय के बाद अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से जुड़े हुए रिसर्चर्स यहाँ और उन्होंने इस मामले को विस्तार से रिकॉर्ड किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक बात जो बार बार सामने आ रही थी कि ये कोई नॉर्मल पुनर्जन्म का मामला नहीं था, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि पुनर्जन्म की कहानियों में एक व्यक्ति की मृत्यु होती है और फिर वो किसी नवजात शिशु के रूप में जन्म लेता है। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही होता है। एक महिला की मौत होती है, उसका अंतिम संस्कार भी हो गया और फिर 2 महीने बाद एक दूसरी महिला जो कुछ ही मिनटों के लिए डेड घोषित हुई थी, वो वापस से उठी, मतलब वापस जिंदा हो गई और दावा करने लगी कि वो पहली महिला यानी वो सुमित्रा नहीं है बल्कि शिवा त्रिपाठी है। अच्छा, ये पूछना है तुमसे सुमित्रा मैंने कि नहीं, सुमित्रा मत बोलो मुझसे। हाँ, अभी शिवा ही हो तुम? हाँ, अच्छा। क्यों? क्या होकर के इस दुनिया में जो पैदा हो जाता है हाँ। वो क्या बार बार बदल जाता है बहन जी? अच्छा, नहीं पहले बदल चुकी हो ना तुम, इसलिए नहीं, पूछ तो रही मैं एक बार जब बदल चुकी हूँ, जब मैं एक बार शिवा हो चुकी हूँ, तो क्या बार बार सुमित्रा अच्छा, बन तो सकती तुम हूँ? अभी शिवा ही हो? हाँ, और क्या सुमित्रा बन जाऊंगी? तो सुमित्रा के बारे में तुम कोई बात याद है? नहीं है, नहीं है, वो मैंने पहले ही कहा, वो अब कह रही हूँ। शिवा के बारे में तो तुम्हें क्या क्या याद है? वो शिवा पहले के बारे बता में? चुकी हूँ, हाँ। जैसे बचपन से। हाँ, 2 बच्चे हैं, वो भी आप जानती हो। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे खत्म हुई थी वो भी मैंने बता दिया। यही वजह थी कि रिसर्चर्स ने इसे रीइंकार्नेशन नहीं बल्कि पोजेशन केस कहा, यानी एक मृत व्यक्ति की चेतना का किसी जीवित व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करना। और समय के साथ सुमित्रा ने अपने पति और अपने बेटे को एक्सेप्ट कर लिया। उसने दोनों परिवारों के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश की। एक तरफ उसका प्रेजेंट जीवन था और दूसरी तरफ
उसका पास। वो दावा करती थी कि वो कभी शिवा त्रिपाठी थी और अभी भी वो शिवा त्रिपाठी ही है। वर्षों तक ये मामला रिसर्चर्स, जर्नलिस्ट और आम लोगों के बीच एक डिस्कशन का मामला था। और आज ना तो सुमित्रा जीवित है और ना ही शिवा त्रिपाठी के पिता राम सिया त्रिपाठी, लेकिन उनकी कहानी आज भी जीवित है। एक ऐसी कहानी जिसने सिर्फ एक गांव या एक राज्य को नहीं बल्कि पूरी दुनिया के रिसर्चर्स को सोचने पे मजबूर कर दिया।